Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Montague-Chelmsford reforms 1919. Well, these reforms are also known as Government of India Act 1919. Clear? So as the name indicate, ये reforms जो आए थे ये 1919 में आए थे और ये टू मेंबर्स की कोलैबोरेशन से ये रिफॉर्म्स इंडिया में आए हुए थे। एक था मॉन्टेग और दूसरा चेम्सफोर्ड। Montague was the Secretary of State for India and Chelmsford was the Viceroy of India. So इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये रिफॉर्म्स इंडिया में लाए गए थे 1919 में। दैट्स वाई वी कॉल इट Montague-Chelmsford रिफॉर्म्स 1919। क्लियर? सो आज हम इस वीडियो में इस Montague-Chelmsford रिफॉर्म्स की पहले बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसकी प्रोविजन या फीचर्स को कवर करेंगे और इसके हम सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। ठीक है, बैकग्राउंड में हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में और इसकी एंड हुई थी 1918 में। हुआ क्या था कि इस ड्यूरेशन में ब्रिटिश को इंडियन पीपल ने फुली सपोर्ट दिया हुआ था इस वॉर में। ठीक है, और वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जंग के खात्मे पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे डिमांड्स को पूरा करेंगे। और वो डिमांड्स क्या थे? वो ईयर 1916 में जो लखनऊ पैक्ट आया हुआ था, जिसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो यही डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रख देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि इसके अगले ही साल 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन हो जाती है। मींस के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो कुछ पॉलिसी लाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि हम इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने वाले हैं। ठीक है, सो इन द परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग जो होता है वो पूरे हिंदुस्तान का दौरा लगाते हैं। नवंबर 1917 से अप्रैल 1918 तक वो पूरे हिंदुस्तान में डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मुलाकातें करते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, अपनी राय डेवलप करते हैं। ठीक है, तमाम प्रोविंसेस में जो ऑफिशियल एडवाइज़र्स होते हैं उनसे राय लेते हैं और इसके बाद वो अपना एक विजन डेवलप करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस टूर मॉन्टेग जो होता है वो चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट को वो मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का नाम देते हैं। सो दिस रिपोर्ट केम अप फॉर द डिस्कशन बिफोर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑन 11 दिसंबर 1919 और अगले ही दिन क्या होता है कि इसको पास कर दिया जाता है और 23 दिसंबर 1919 को ये एक्ट बन जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1919। ठीक है, दिस स्लाइड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? आते हैं प्रोविजन की तरफ। कहा गया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होंगे अब उनको ब्रिटिश रेवेन्यू से सैलरीज दी जाएंगी, ना कि इंडियन रेवेन्यू से। ठीक है, ये डिमांड अगर आपको याद हो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट के सामने रख दी थी, तो यहाँ पे इस एक्ट में वो एक्सेप्ट कर दी जाती है। वो मान लेते हैं कि हम जो सैलरी होंगी वो ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या प्रोविजन था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उनके कुछ पावर्स को कम कर दिए जाते हैं। मींस उनसे कुछ पावर्स ले लिए जाते हैं और एक और इदारा बना दिया जाता है लंदन में, जिसका नेम था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ठीक है, तो कुछ इख्तियारात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के पास चले जाते हैं। बट बात ये थी कि इनको सैलरीज कहाँ से मिलते थे? वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन इसका क्या था कि इस एक्ट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ जाता है। इससे पहले जितने भी हमने एक्ट्स पढ़े थे उसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं था, तो नया चेंज इस एक्ट में ये आता है कि लेजिस्लेचर को डिवाइड कर दिया जाता है दो हिस्सों में। ठीक है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस।
लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं तो जो बाइकैमरल लेजिस्लेटर था, अभी मैंने बताया कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें टोटल मेंबर्स थे 145 और काउंसिल ऑफ द स्टेट जो कि अपर हाउस उसमें 60 मेंबर्स होंगे, ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक। ओके, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 145 मेंबर्स होंगे इसमें कुछ इलेक्टेड होंगे और कुछ नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड 41 होंगे और इलेक्टेड 104 होंगे, ठीक है। नॉमिनेटेड में से कुछ मेंबर्स ऑफिशियल्स होंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स होंगे, ठीक। काउंसिल ऑफ द स्टेट में टोटल कितने थे? 60 सीट्स होंगे, इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और कुछ नॉमिनेटेड होंगे। इलेक्टेड 33 होंगे और नॉमिनेटेड 27 होंगे, जबकि नॉमिनेटेड में से भी कुछ ऑफिशियल्स और कुछ नॉन ऑफिशियल होंगे। क्लियर? अब आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ जो कि 104 थे। 104 में से 52 जो मेंबर्स होंगे वो जनरल सीट्स पर आएंगे, ठीक है। 30 मुस्लिम सीट्स होंगे, 2 सिख सीट्स होंगे और 20 स्पेशल सीट्स होंगे। जबकि काउंसिल ऑफ द स्टेट में जो 33 इलेक्टेड मेंबर्स थे, सीट्स होंगे उसमें 19 जनरल होंगे, 10 मुस्लिम्स के होंगे, 3 यूरोपियंस होंगे और एक सिख का होगा। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म था दैट वाज 3 years and council of the state was 5 years, but the same could be extended by the governor general. नेक्स्ट प्रोविजन क्या था कि इस एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन भी प्रिस्क्राइब किए गए थे फॉर बोथ दी हाउसेस। नेक्स्ट प्रोविजन था कि जो लेजिस्लेचर होंगे अब उनको ये पावर भी दी गई थी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते थे, पास एडजॉर्नमेंट मोशंस एंड वोट अ पार्ट ऑफ द बजट। तो अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पर इस एक्ट के मुताबिक कौन से चेंजेस हुए। तो चेंज ये आया कि प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब डायरकी का क्या मतलब था? डायरकी का मतलब था डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट, ठीक है। मींस के जो मुस्लिम्स और कांग्रेस हिंदू ये डिमांड कर रहे थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इख्तियार दिया जाए, तो इस एक्ट के मुताबिक उनकी ये डिमांड भी किसी हद तक पूरी हो जाती है, ठीक है। तो यूँ इस एक्ट के मुताबिक जो डायरकी थी वो 8 प्रोविंस में इम्प्लीमेंट हो जाती है। असम, बंगाल, बिहार इन उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास एंड पंजाब, इन तमाम प्रोविंसेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अंडर दिस डायरकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। मींस एक रिजर्व सब्जेक्ट होता था और दूसरा ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। मींस के अब रिजर्व जो सब्जेक्ट थी उनके लिए लॉज गवर्नर और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगी वो बनाएंगे, जबकि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स के लिए जो लॉज होंगे वो गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स बनाएंगे। तो यूँ ये डबल गवर्नमेंट बन जाती है प्रोविंसेस के अंदर। नेक्स्ट प्रोविज़न था कि जो गवर्नर जनरल होता है उनके पावर्स को भी थोड़ा से एक्सटेंड कर दिए जाते हैं। मींस के जो गवर्नर जनरल की असेंट होगी किसी बिल के लिए वो ज़रूरी होंगी, इवन दो कि उसको दोनों हाउसेस पास भी कर दे तब भी गवर्नर जनरल का असेंट उनके लिए ज़रूरी होगा। Beside that, he could also enact a bill without the legislature consent. Now, what is the significance of this act? तो significance इसका ये था कि जो लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने डिमांड्स रखी गई थी वो किसी हद तक इस एक्ट में तस्लीम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स के होने की वजह से अब वो गवर्नमेंट की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी उनसे आगाह होते थे कि ऐसे कौन से चेंजेस आने वाले हैं या लॉज बनने वाले हैं, तो इसके बारे में उनको अब मालूमात होती थी एंड दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़। इसके अलावा इस एक्ट की वजह से इनमें नेशनलिज्म
या सेल्फ कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती हैं, और इसकी वजह से दे मूव टुवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ द इंडिपेंडेंस. So this was all about the Montague-Chelmsford reforms 1919. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.